हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है जनजातीय समाज के बदलते परिदृश्य पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि जनजातीय समाज किस प्रकार से बदल रहा है और आखिर इसका परिदृश्य क्या है। तो उत्तर में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय जनजातियां परिवर्तन के दौर में हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, नवीन संचार एवं यातायात के साधनों से संपर्क के कारण उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं और प्रथाओं में परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनजातियाँ हैं, जैसे ही सभ्य समाज से वो जुड़ती जा रही हैं और जैसे ही उनमें जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा रही हैं, वैसे ही उनका परिवर्तन होता जा रहा है। जैसे औद्योगिक नगरीकरण होने की वजह से जहाँ पे भी बस्तियाँ थी जनजातियों की, वहाँ पे कारखाने खुल गए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बैठ गईं, जिनमें इनको रोज़गार मिला। तो यहाँ पे उनका जो है पहले का जो काम था वो बंद हो गया। अब वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वहाँ से वो पैसा कमाते हैं और वहाँ से सब अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं। लेकिन पहले ये खेती करते थे या फिर जो है शिकार करते थे। तो यहाँ पे जो है औद्योगिक नगरीकरण और आधुनिक शिक्षा मिलने की वजह से नवीन जो संचार और यातायात के साधनों के संपर्क में आने से जो है उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं और प्रथाओं में परिवर्तन हुआ है। विभिन्न जनजातियों के आपसी संपन्न के परिणाम स्वरूप उनमें सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं एकीकरण की प्रक्रियाओं ने जन्म लिया है। जनजातीय सामाजिक संगठन के विभिन्न अंगों में हुए परिवर्तन को निम्नलिखित रूप में बतलाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जनजातियों में परिवर्तन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो सामाजिक औद्योगिकरण है और आधुनिक शिक्षा है, संचार है और यातायात के साधन हैं, इन सब के संपर्क में आने के कारण जो है उनके रहन सहन में जो है परिवर्तन हुआ है। चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक हो। तो यहाँ पे जो इनकी जो परिवर्तन है उसको जो है निम्नलिखित जो है यानी कि नीचे जो है बताया गया है, जिसमें कि पहला परिवर्तन है सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ये किस प्रकार से बदल रहे हैं। बाह्य संपर्क के आधुनिकीकरण के कारण, यानी कि जो बाहर से इनसे संपर्क साधा गया है, जो सभ्य समाज के लोग हैं, जैसे ही उन्होंने आधुनिकीकरण किया वैसे ही जनजातियों की सामाजिक संरचना और संस्कृति में जो है अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के अध्ययन से सिद्ध होता है। यानी कि जो भी परिवर्तन हुए हैं उनको अगर सिद्ध करना है हमें, तो हम समाज वैज्ञानिकों से जो है सिद्ध कर सकते हैं। श्रीनिवास ने कई जनजातियों में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। जैसे ओराम लोग हिंदुओं के देवी देवताओं को मानते हैं और उन्होंने गोमांस खाना बंद कर दिया है। यहाँ पे श्रीनिवास जो है, जो भी मानव शास्त्री है, समाज शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि कई जनजातियाँ जो हैं उनकी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। यानी कि उनमें जो है जो भी बदलाव हुआ है उसको बताया है। और वो कहते हैं कि ओराम लोग, यानी कि जो ओराम जनजातियाँ थीं, वो गाय का मांस खाती थी, लेकिन हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण उन्होंने गाय का मांस खाना बंद कर दिया और हिंदू देवी देवताओं को जो है मानने लगे। जबकि ये पहले ऐसा नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही हिंदुओं के संपर्क में आए उन्होंने ऐसा करने लगा। तो इस प्रकार से उनका जो है सांस्कृतिक परिवर्तन इस प्रकार से हुआ। कुछ जनजातियों के हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होने के भी प्रमाण मिले हैं और हिंदुओं के त्योहारों जैसे दीपावली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी आदि को मनाती हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। इसमें नागा, गारो, भील, गोंड आदि प्रमुख हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ जनजातियाँ जो हैं वो हिंदू हिंदू जाति व्यवस्था में सम्मिलित होने के प्रमाण हैं। यानी कि उन्होंने अपनी जाति बदल दिया, अपना धर्म ही बदल दिया, वे हिंदू जाति में सम्मिलित हो गए और हिंदुओं के त्योहार जैसे कि दीपावली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी आदि को मनाने लगे और अपने जो पुराने त्यौहार हैं उनको भूल गए या ख़त्म कर दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने ईसाई धर्म को भी स्वीकार किया। यानी कि हिंदू धर्म में कुछ जनजातियाँ गई तो गई, लेकिन बहुत सारी जनजातियाँ ईसाई धर्म को भी स्वीकार किया। इसमें नागा, गारो, भील, गोंडा आदि प्रमुख है। कहा जा रहा है कि इसमें जो है नागा जनजाति, गारो जनजाति, भील जनजाति और गोंड जनजाति जो है प्रमुख हैं। इन संपर्कों के कारण उनमें परिवार, विवाह, गोत्र एवं नातेदारी जैसी संस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। कुछ जनजातियां बहुविवाह प्रथा के स्थान पर एक विवाह को अपना रही हैं। गोत्र को अपने सदस्यों पर से नियंत्रण समाप्त हुआ है। संपर्क से स्तरीकरण की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। पहले उनमें प्रदत्त परिस्थिति मुख्य आधार थी, लेकिन अब अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया जाने लगा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन संपर्कों के कारण, यानी कि हिंदू धर्म और बाकी आदि धर्मों के बाह्य संपर्क के कारण जो है परिवार, विवाह, गोत्र एवं नातेदारी जो भी चीज़ें हैं इनमें जो है इन संस्थाओं में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। और पहले की तरह जो है ये बहुविवाह प्रथा को अब नहीं मानते हैं और एक विवाह प्रथा को अपनाने लगे हैं।
और गोत्र का जो है अपने सदस्यों पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। और इस अस्थिरीकरण की व्यवस्था से जो है पहले उनमें प्रदत्त परिस्थिति मुख्य आधार थी, लेकिन अब अर्जित परिस्थिति को महत्व किया जाता था। यानी कि पहले जो भी स्थितियाँ होती थीं वो जो है उन्हें, जैसे कोई भी पद होता था समाज में, वो उन्हें अपने पूर्वजों से मिलता था, लेकिन अब जो है वो उसे अर्जित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं अपने जो भी है मेहनत के दम पे या फिर टैलेंट के दम पे। आगे देखते हैं हम लोग धार्मिक परिवर्तन कौन कौन से हुए। ईसाई तथा हिंदू धर्म के संपर्क के कारण उन्होंने अपना धर्म त्याग कर हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करने लगे हैं। वे व्रत रखते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाली जनजातियां चर्च जाती हैं। विरसा आंदोलन और भगत आंदोलन के कारण कुछ जनजातियों में हिंदू तत्वों का समावेश हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ईसाई तथा हिंदू धर्म में के संपर्क के कारण जो है उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया है। यानी कि जब भी वो इन सब धर्मों के संपर्क में आए तो अपना धर्म त्याग कर हिंदू धर्म और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। और कई लोग जो है हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, जो कि जनजातियाँ हैं उनके अलग देवी देवता हैं, लेकिन वो जो है हिंदू देवी देवताओं में विश्वास करते हैं और व्रत भी रखते हैं। और कई लोग जो है ईसाई धर्मों को मानते हैं और चर्च में जाते हैं। विसा आंदोलन और भगत आंदोलन के कारण जो है कई जनजातियों में जो है हिंदू तत्वों का समावेश हुआ है। तो यहाँ पे धार्मिक परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग शैक्षणिक परिवर्तन, यानी कि शैक्षणिक परिवर्तन क्या हुआ है, शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है। आधुनिक समय में जनजातियों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। पहले उनमें पारस्परिक शिक्षण संस्थाएं ही कार्य करते थे, परंतु संपर्क के कारण आज वे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, औद्योगिक शिक्षा, कला, वाणिज्य जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्कूल महाविद्यालयों में इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जनजातियाँ पढ़ने नहीं जाती थी, दुर्गम और निर्गम स्थानों पर रहती थी और वहीं पे जो है खेती करके, शिकार करके अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में जो है जनजातियों में शिक्षा का प्रसार हुआ है और उनमें पारस्परिक शिक्षण संस्थाएं ही कार्य करते थे, परंतु संपर्क के कारण पहले जो है उनमें जो भी युवा गृह की तरह जो भी शिक्षण संस्थाएं थे वही कार्य करते थे। लेकिन आज के समय में जो जनजातियां हैं वो इंजीनियरिंग में, चिकित्सा में, औद्योगिक शिक्षा में, कला में, वाणिज्य में जैसे विषयों में जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है उनके शिक्षा में जो है परिवर्तन हुआ है। और दिन प्रतिदिन जो है स्कूलों और महाविद्यालयों में जो है जनजातियों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि ये भी जो है शैक्षणिक परिवर्तन दिखाता है। आगे चलिए देखते हैं आर्थिक परिवर्तन। संपर्क के कारण, यानी कि बाह्य संपर्क, हिंदू, ईसाइयों, सिखों इस प्रकार के धर्मों के बाह्य संपर्क के कारण जनजातियों के आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन आया है। कृषि में अब वे यंत्रों, खादों एवं बीजों का प्रयोग करने लगे हैं। वे अपना स्थानांतरण कृषि व्यवस्था को त्याग रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो है वो यंत्रों का प्रयोग नहीं करते थे, अपनी खेती में खादों का प्रयोग नहीं करते थे, बीजों का प्रयोग, सही बीजों का प्रयोग नहीं करते थे। तो लेकिन अब जो है जो जनजाति हैं वो यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, खादों का प्रयोग कर रहे हैं एवं बीजों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने स्थानांतरण कृषि व्यवस्था को जो है वो त्याग रहे हैं। अब इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर मुद्रा विनिमय का प्रचलन बढ़ा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो है वो जो भी चीज़ें लेन देन करते थे वो किसी वस्तु के बदले लेन देन करते थे जनजातियों में, लेकिन अब जो है वो पैसे के बदले किसी वस्तु का लेन देन करते हैं। और आज ये बाजार व्यवस्था के अंग बनते जा रहे हैं, जिससे कि जो है ये बाजार व्यवस्था के अंग बनते जा रहे हैं। पहले ये लोग उतना ही उत्पादन करते थे जितना कि उपभोग हो सके, किंतु अब ये बाजार के लिए भी उत्पादन करने लगे हैं। आज इनकी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले ये लोग बहुत कम उत्पादन करते थे जितना इनका ज़रूरत होता है था, लेकिन अब जो है ये बाजार के लिए भी उत्पादन करने लगे हैं, जिससे कि जो है इनकी अर्थव्यवस्था जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ गई है। अगला चलिए देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। जनजातियों को प्राचीन राजनीति व्यवस्था प्रदत्त प्रकृति की थी, जिनमें की प्रतियोगिता, संघर्ष और अयोग्यता का कोई स्थान नहीं था। मुखिया एवं शासक के पद वंशानुगत थे और कुछ पद आयु के आधार पर प्रदान किए जाते थे। उनमें परिवार, गोत्र और गांव का मुखिया मिलकर ही राजनीतिक कार्यों का संचालन करते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनजातियों की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था जो है वो प्रदत्त प्रकृति की थी। यानी कि मैं अगर किसी को अपना पद दे दूँ तो उसी को वो पद मिल जाएगा, चाहे वो योग्य हो या ना हो। और वंशानुगत थी, यानी कि वंश के आधार पर, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार की जो है प्रकृति थी। और कुछ पद जो है आयु के आधार पर प्रदान किए जाते थे। और इस प्रकार की जो भी चीज़ें थी, राजनीतिक चीज़ें, वो गांव का मुखिया मिलकर ही उसका संचालन करता था। परंतु संपर्क के कारण ये जनजातियां देश के अन्य नागरिकों की तरह शासन एवं सरकार में भागीदार बन चुके हैं। पंचायत से लेकर संसद तक उनकी उपस्थिति है।
दल व्यवस्था के कारण उनमें भी तनाव, संघर्ष और गुटबाजी पनपी है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही वो लोग बाह्य संपर्क में आए, वो देश के अन्य नागरिकों की तरह जो है शासन एवं सरकार में भागीदार बन चुके हैं। यानी कि जनजातियों के अपने विधायक हैं, अपने प्रधान हैं। प्रधान तो होते थे, लेकिन जो विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सारे जो है वो अब बनने लगे हैं बाह्य संपर्क के द्वारा। और पंचायत से लेकर संसद तक, यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान से लेकर जो है संसद तक, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी यानी कि सांसद तक जो है उनकी उपस्थिति बन चुकी है। उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो जो है अपना जगह बनाए हैं। दल व्यवस्था के कारण, यानी दल की व्यवस्था के कारण जो है उनमें भी जो है तनाव हो रहा है, संघर्ष हो रहा है कि वो भी किसी अच्छे पद को पाएँ, और उसके लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और गुटबाजी जो है उनके बीचों में जो है इसकी वजह से पनपी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सामाजिक परिवर्तन, यानी कि किस प्रकार से जनजातीय में बदलते परिदृश्य हुए और कौन कौन से परिवर्तन हुए, जिसमें कि सामाजिक संस्कृति संक्रमण यानी कि परिवर्तन हुआ, धार्मिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, शैक्षणिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, और राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।